मैं अपनी गाड़ी में पुणे से मुंबई वापस आ रहा था कि तेज बरसती बारिश ने जल थल सी मचा दी। हाई अलर्ट तक कहा जा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुंबई में होने वाली बारिश कभी भी हाई अलर्ट नहीं करती। पुणे में मैं अपनी बहन से मिलने गया था और वो मुझे रोक भी रही थी कि इतनी तेज बारिश में मत जाओ, लेकिन वो सुमित ही क्या जो किसी की बात मान जाए। मैंने अपनी बहन को तसल्ली दी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मुझे आज मुंबई पहुंचना ही है। 2 दिन मैंने तुम्हारे साथ रह लिया क्योंकि तुम बहुत इसरार कर रही थी। मेरी बहन कहने लगी, तेज बारिश की बहुत खबरें फैली हुई हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि तुम इस मौसम में वापस मुंबई जाओ, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और वापसी के लिए निकल लिया। अभी मैंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि बादल की तेज गरज अपने जोरों शोरों पर थी। बारिश ने थोड़ी देर ही बूंदाबूंदी की, उसके बाद तो इस कदर तेज बारिश शुरू हुई कि सामने से आने वाली गाड़ियां भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी गाड़ी एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ा। मैंने सोचा शॉर्टकट से निकलता हूँ। इस रास्ते से मैं 1-2 बार पहले भी आ चुका था, इसलिए मुझे रास्तों के बारे में पता था। बीच में जंगलनुमा झाड़ियों की तरफ कच्चा रास्ता था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द रास्ता तय कर लूं और मैं मुंबई पहुंच जाऊं, लेकिन बारिश इस कदर तूफानी रूप ले चुकी थी कि मुझ जैसा निडर इंसान भी बौखला कर रह गया। मैंने गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ा दी। अभी मुझे 15 मिनट ही हुए थे। मैं जंगल के बीचों बीच कच्चे रास्ते में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा था जब मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे सामने कोई लड़की है। कुछ पल के लिए ये गुमान होने लगा कि इस वक्त जंगल में लड़की कैसे हो सकती है। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। यही सोचकर मुझे खौफ सा महसूस हुआ। वो लड़की बिल्कुल मेरे गाड़ी के सामने खड़ी थी और अपने हाथ के इशारों से गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी। अगर वो मेरी गाड़ी के दाएं या बाएं खड़ी होकर मुझे रोकने की कोशिश करती तो शायद मैं गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन वो बिल्कुल गाड़ी के सामने थी। मजबूरन मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। अंदर ही अंदर मैं घबरा भी रहा था कि कोई भी लड़की रात के 2 बजे जंगल में नहीं हो सकती। वो लड़की भागती हुई मेरी गाड़ी के फ्रंट डोर की तरफ आई, मेरी खिड़की खटखटाने लगी और मुझसे खिड़की के शीशे नीचे करने का इशारा करने लगी। बरसती बारिश में वो लड़की पूरी तरह भीग गई थी। काफ़ी खूबसूरत थी। उसके पूरे कपड़े उसके शरीर में चिपक गए थे और उसके अंग अंग की नुमाइश कर रहे थे। उस पर उसका बारीक सा दुपट्टा उसको छुपाने के लिए काफ़ी नहीं थे। ना चाहते हुए भी मेरी नज़रों में बेबाकी सी उतरी थी। मेरी नज़र उसका सर से पांव तक जायजा लेने लगी। बारिश ने उसकी खूबसूरती को एक अलग ही रंग दे दिया था। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो कहने लगी, जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए, मेरे पीछे 3 बदमाश पड़े हुए हैं, मेरी इज्जत को बचा लीजिए। चेहरे से लग रहा था कि वो अभी रो देगी। तेज बारिश में वो यहाँ क्या कर रही थी और वो लड़के उसके पीछे कैसे पड़ गए थे? इस सवाल ने मुझे उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर किया था। वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, भगवान के लिए मुझे लिफ्ट दे दीजिए। मुंबई पहुंचते ही आप मुझे गाड़ी से उतार दीजिएगा। मुझे तो उस वक्त कुछ भी ना सूझ रहा था। मैंने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए। मेरा ये कहना था कि वो जल्दी से दूसरे फ्रंट डोर की तरफ आई और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और कहने लगी, जल्दी जल्दी चलिए, कहीं वो लोग मेरे पीछे ना आ जाएं। वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बार बार वो मुझसे कह रही थी, गाड़ी की स्पीड ज़रा तेज़ रखिए। मैंने कहा, आप यहाँ जंगल में पहुँची कैसे? मेरे सवाल पर वो कुछ घबराहट का शिकार हुई। मेरी बात का जवाब देने के बजाय कहने लगी, पानी है आपके पास? पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अक्सर गाड़ी में पानी की बोतल रखता था, इसलिए मैंने पानी की बोतल उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने वो बोतल खोली और घूंट घूंट पानी पीने लगी, साथ ही बाहर की तरफ देखने लगी। मैं जो इस इंतजार में था कि वो मुझे यहाँ जंगल पहुँचने की वजह बताएगी, लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की बदहवासी और घबराहट काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। मैंने कहा, मोहतरमा,
आप इस जंगल में इस वक्त कैसे पहुंची? मेरे दोबारा सवाल करने पर वो मुझे घबराहट से देख रही थी। कहने लगी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी। रास्ता सुनसान था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी कि वहाँ से कुछ लड़कों की गाड़ी गुजरी। मेरी गाड़ी को देखकर वो गाड़ी रुक गई। मुझे गाड़ी में अकेला देखते ही वो लड़के मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगे। उनसे अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैंने पिछले तरफ का दरवाज़ा खोला। वो लोग जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आगे का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलकर भागने लगी। वो लोग मेरा पीछा करने लगे, इसलिए मैं जंगल की तरफ निकल पड़ी। भागते भागते मुझे आपकी गाड़ी नज़र आई। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, आप मुंबई में कहाँ रहती हैं? कहने लगी, आपको मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे सिर्फ मुंबई तक छोड़ दें। शहर पहुँचते ही मैं आपकी गाड़ी से उतर जाऊंगी। मैंने कहा कि आप अकेले गाड़ी में सफ़र कर ही क्यों रही थीं? वो भी रात के इस वक्त? उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे और एक लड़की का उस वक्त सुनसान सड़कों पर सफ़र करना मेरी तो समझ से बाहर था, और वो भी अकेले। मेरे सवाल पर वो फिर से मुझसे नज़रें चुराने लगी। साफ साफ लग रहा था कि जैसे वो इस बात का जवाब देना ही नहीं चाहती। खैर, जब मैंने ये देखा कि वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती, तो मैंने भी उससे कोई सवाल ही नहीं किया। चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। लेकिन मैं कुछ ही दूर गया था कि मेरी गाड़ी एकदम झटके से रुकी। हालांकि मेरी गाड़ी के टायर इतने मजबूत थे कि जंगल जैसे कच्चे रास्ते पर भी बड़े आराम से सफ़र कर लेते, लेकिन गाड़ी एकदम रुक गई। मैंने गाड़ी बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इस बरसती बारिश में बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करना मुश्किल था। खैर, मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी की बोनट खोला और देखने लगा आखिर गाड़ी में क्या परेशानी आ चुकी है। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो अंधेरी रात, ऊपर से बरसात, उस पर से एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ थी। ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में बहुत सी गलत सोच जन्म लेने लगी। ऐसे मौके पर मर्द का अपने जज्बात और ख्यालात पर काबू रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस पर गाड़ी की खराबी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुकी ही क्यों। 5 मिनट में ही मैं पूरा बारिश में भीग चुका था। सर्दी भी लग रही थी क्योंकि बारिश सर्दियों की थी। मैं गुस्से से अपनी गाड़ी को देख रहा था, जो कि चलने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। उस जंगल से कुछ ही दूर पर एक कस्बा था, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर था, और वो भी घने जंगलों के बीचों बीच। मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। वो लड़की कहने लगी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। आपने ये गाड़ी जानबूझकर रोकी है, ताकि। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसकी अधूरी बात का मतलब जानकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने कहा, मतलब क्या है आपका? कहने लगी, मैं समझती हूँ लड़कों की गाड़ियाँ रात के सन्नाटे में इस वक्त क्यों रुक जाती हैं। जब एक लड़की किसी से लिफ्ट मांगकर मजबूरी में उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, तो गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो लड़का अपनी शराफत का जो मुजाहरा दिखाता है, मुझे इसका अंदाजा है। उसकी ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से तमतमा कर रह गया। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। एक तो मैंने आप पर एहसान किया, आपको लिफ्ट दी, लेकिन आप है कि मेरे ही किरदार पर शक कर रही हैं। मैंने कहा, ऐसा करें, आप मेरी जगह बैठकर इस गाड़ी को चला दें। मैंने कहा, हर मर्द उन लड़कों जैसा नहीं होता जिनके आज आप हाथ लगने वाली थीं। वो आपके साथ क्या कर सकते थे, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरी ये बात सुनकर वो अपने आप में सिमट कर बैठ गई। ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही मुझे नहीं पता, ना ये पता है कि ये कब ठीक होगी। यहाँ से कुछ फासले पर एक कस्बा है, वहाँ पर हम किसी से मदद मांगकर रात गुजार सकते हैं। जैसे ही सुबह होगी, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा कर आपको मुंबई छोड़ दूंगा। कहने लगी, इस तूफानी बारिश में हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? मैंने कहा कि गाड़ी में बैठे रहने से तो बेहतर है, वैसे भी आप पहले ही बारिश में भीग रही थीं। मेरी बात सुनकर उसने अपना नेट का दुपट्टा खुद पर लपेटा। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई। दुपट्टा तुम्हारा मुझसे क्या छुपा सकता है?
अगर इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल था तो खुद को चादर से छुपाना चाहिए था, बल्कि रात के इस पहर सफ़र ही नहीं करना चाहिए था। वो लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई और मैं भी गाड़ी लॉक करके बाहर निकल गया। उसके साथ मैं पैदल चलने लगा, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में मैं रास्ता भटक चुका था। रात के अंधेरे में समझ ही नहीं आया कि कब मैं रास्ता भटक गया। 15 से 20 मिनट हो गया था, लेकिन मुझे वो कस्बा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। वो कहने लगी, हम कब से इस रास्ते पर चल रहे हैं, आपका वो कस्बा कब आएगा? मैंने कहा, शायद हम रास्ता भटक गए। ये सुनकर वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, ऐसा करिए, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा, इस बरसती बारिश में आप कहाँ जाएंगी? कहने लगी, कहीं भी जाऊंगी, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लगती। यही कहकर वो अकेले ही दूसरी तरफ चली गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, भाड़ में जाओ। अच्छा होता कि ये उन लड़कों के हाथ लग जाती, अच्छा मजा चखाते इसको। एक शरीफ इंसान ऐसे मौके पर भी अपने जज्बात को काबू में रखे हुए है और ये मुझ पर शक कर रही है। उस लड़की का यूं मुझ पर शक करना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में वो नज़रों से ओझल हो गई। मैंने सोचा, मेरा क्या है, मैं रास्ता तलाश करके गाड़ी के पास चला जाऊंगा, गाड़ी की बैक सीट पर लेटूंगा और सो जाऊंगा। सुबह उठते ही गाड़ी ठीक करवा कर घर चला जाऊंगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एकदम से मैं चौंक गया कि अचानक से क्या हुआ। मैं उसी तरफ भागने लगा जहाँ से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वो बस एक बार ही चीखी थी और उसके बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। ना मैं उसका नाम जानता था कि उसे पुकार कर पूछ सकता कि वो कहाँ है। जिस तरफ से उसके चीखने की आवाज़ सुनी थी, मैं उधर ही भागने लगा। मैं बार बार कहने लगा कि तुम कहाँ हो, क्या हुआ है तुम्हें? उस वक्त मेरी कोशिश थी कि मैं उस लड़की को बचा सकूं। हो सकता है कि कहीं वो बदमाश लड़के उसके पास ना पहुंच गए हो। मैं यंग और काफ़ी हट्टा कट्टा जवान था और मैं लड़ना भी अच्छी तरीके से जानता था, कराटे मास्टर था। लेकिन उस लड़की की दोबारा आवाज़ नहीं आई। अब मुझे ये डर सताने लगा कि कहीं वो लड़के उसके मुंह पर हाथ रख कर उसके साथ कुछ गलत ना कर रहे हों। मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ से टकराया हूँ। टकराते ही मेरा पाँव फिसल गया, क्योंकि जंगल की कच्ची मिट्टी का वो रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। जिससे मैं टकराया था उसी पर जाकर गिर गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो एक इंसानी वजूद था। मुझे डर लगने लगा, ना जाने कौन है। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और उसकी टॉर्च लाइट ऑन करके देखने लगा तो मेरे होशो हवास गुम हो गए, क्योंकि वो वही लड़की थी और बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वो बेहोश थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बरसती बारिश में मैंने उसे गोद में उठाया और एक तरफ भागने लगा। पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो क्यों बेहोश हो गई थी। वहीं मुझे सामने एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो कि काफ़ी टूटा फूटा था। उस वक्त मेरे लिए वही गनीमत था। मैं जल्दी से उस लड़की को उस लकड़ी के बने हुए कमरे में ले गया। वहाँ पर एक टूटी सी चारपाई थी। मैंने उसे वहीं पर लेटा दिया। पानी उस कमरे में भी आ रहा था, लेकिन जहाँ वो चारपाई थी वहाँ पानी नहीं आ रहा था। पता नहीं जंगल में वो किसका छोटा सा घर था जो कि टूट फूट चुका था। मैंने दोबारा मोबाइल की रोशनी उसके मुंह पर मारी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मैं कभी उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर सहलाने लगता तो कभी उसके बालों को सहलाने लगता। मैं बार बार उससे कह रहा था कि तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो। मैंने देखा उसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। शायद उसे सर्दी लग रही थी। मेरी कोशिश यही थी कि वो होश में आ जाए, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम थी। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्या करूं।
और फिर उसे बचाने की खातिर मैं उससे गुनाह कर बैठा। शैतान मुझ पर हावी हो गया। वो मुझसे ये कह रहा था कि तुम एक ही तरीके से इस लड़की को बचा सकते हो, वरना ये मर जाएगी, और ऐसे वक्त में तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, एक इंसानी जान बचानी चाहिए। उस वक्त उस लड़की को किसी इंसान के आगोश की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी जान बचाने के लिए मैं उसके करीब गया, और उस लड़की के करीब आते ही मैं बहक गया। उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन इज्जत नहीं। कब उसकी ज़िंदगी बचाते बचाते मैं उसके हुस्न में खोने लगा, और फिर कब हर हद पार कर गया, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अभी तक वो नींद बेहोशी के आलम में थी। मैं वहाँ बैठा ये सोच रहा था कि अब क्या करूँ और क्या ना करूँ। वो लड़की अगर सच जान गई तो मेरी बात का एतबार नहीं करेगी। वो ये समझने की कोशिश नहीं करेगी कि मैंने जो कुछ किया उसे बचाने की खातिर किया। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं एक मर्द था, फरिश्ता नहीं। इसलिए एक औरत की कुर्बत पाकर मैं बहक गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन इस बारिश ने मेरे जज्बात को जरूर बहका दिया था। अब मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगा। वो लड़की होश में आ गई। उस वक्त मैं उसकी चारपाई पर नहीं, बल्कि उसके सामने मौजूद लकड़ी के फट्टे पर बैठा था। वो मुझे देखकर उठकर बैठ गई और घबराकर कहने लगी, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे? मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? क्या हुआ था तुम्हें? वो कहने लगी, मैंने सांप देखा था और डर के मारे बेहोश हो गई थी। मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं। वो जाने के लिए भी तैयार हो गई। आपने मुझे बचाया था? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ पर मैं परेशान हो गया था। आई एम सॉरी। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा कि मुझे सॉरी क्यों बोल रही है। कहने लगी, सॉरी, मैंने आपके बारे में बहुत भला बुरा सोचा, आपको बहुत गलत कहा, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी जान भी बचाई और मेरी हिफाजत भी की। आप सही कहते हैं, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। उसकी बात ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। मैं उसे कैसे बताता कि मैं उसके साथ क्या कर बैठा हूँ, लेकिन मैं मजबूर था, बेबस था। मैं चाहकर भी उस लड़की को सच नहीं बता पाया। फिर कुछ फासला हमने तय किया था कि सामने मुझे वो कस्बा नज़र आ गया जो रात को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ जाकर मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पर एक बुढ़ा बुढ़ी रहते थे। मैंने कहा, आप इस लड़की को कुछ घंटे के लिए पनाह दे दीजिए, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाऊँगा तो फिर इसे ले जाऊँगा। वो औरत कहने लगी, ये कौन है तेरी? मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कह दिया कि मेरी बीवी है। ये सुनकर वो लड़की मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। अब मैं उसे क्या बताता कि वो कौन थी। वो लड़की शायद मेरी बात समझ गई, इसलिए चुपचाप घर के अंदर चली गई। मैंने एक मैकेनिक को पकड़ा और अपनी गाड़ी ठीक करवाई, तो फिर उस लड़की को लेकर मैं मुंबई पहुंच गया। शहर की आबादी देखते ही उसने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरकर शुक्रिया अदा करती हुई वो वहाँ से चली गई। मैं तो जैसे शर्मिंदा सा हो गया था। मैंने तो उस लड़की की इज्जत को बर्बाद करके रख दिया था और उसे एहसास तक नहीं हुआ था। मैं गाड़ी में अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग घूम कर रह गया था, क्योंकि जो गुनाह मैंने किया था वो छोटा नहीं था। मैंने उसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया था, क्योंकि जैसे ही उसकी शादी होती उसका पति सब समझ जाता। चंद दिन ही गुजरे थे, मैं बेहद परेशान था। मेरा ज़मीर मुझे झकझोर रहा था कि तुमने गुनाह किया है। उस लड़की के एतबार को तुमने चकनाचूर करके रख दिया। मैं क्या जवाब देता? मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। एक माह गुजर गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस लड़की को सच बता देना चाहिए। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए मेरे दिल में उस लड़की के लिए इस कदर अफसोस था कि मेरी बयान से बाहर था। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे उस लड़की को अपना लेना चाहिए, क्योंकि उस लड़की का पति उसे ताने दे देकर मार डालेगा या फिर उसे छोड़ देगा। उस लड़की की तलाश करनी मैंने शुरू कर दी। उस लड़की की तलाश कैसे करनी है मुझे कुछ नहीं पता था। ना मुझे उस लड़की का नाम पता था, ना उसके घर का पता था।
ना उसके बारे में मुझे ऐसी कोई भी जानकारी थी कि मैं उसे ढूंढ सकता। कुछ दिन बाद मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचा था। उनका बीपी शूट कर गया था। वहीं पर मैंने देखा, ये तो वही लड़की है, लेकिन उसको देखकर मुझे झटका सा लगा था। वो लेडी डॉक्टर की मिन्नत कर रही थी कि उसका बच्चा गिरवा दे। लेडी डॉक्टर कहने लगी कि 4 माह गुजर गए हैं, अब मुमकिन नहीं है। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अगर आपने अबॉर्शन नहीं किया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लेडी डॉक्टर ने कहा, इस तरह के गुनाह का यही अंजाम होता है। वो रोने लगी, मेरे साथ गलत किया गया है और मुझे ये नहीं मालूम कि वो शख्स कौन था। ये सब सुनकर मैं तो अंदर ही अंदर शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने उस लड़की का पीछा किया। जैसे ही मेरी माँ ठीक हुई, मैंने उस लड़की के घर रिश्ता भिजवा दिया, जो कि मंजूर भी हो गया। मैंने शुक्र किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो अपना बच्चा गिरवाए। कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। वो मेरे कमरे में दुल्हन बनी हुई घबराई सी बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो मुझसे कहने लगी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। मैंने कहा, तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो। वो रोने लगी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। उसे ये सब समझने में कुछ वक्त लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी गलती मान चुका था। मैंने उसे अपना भी लिया था। अब आप सब बताइए, क्या मैंने ठीक किया?